नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग की 100 दिनों की सीरीज़ चल रही है। आप इस दौरान अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैंने पिछली बार जो आपको प्रश्न दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसका उत्तर लिख लिया होगा। आज मैं इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैंने उसका उत्तर कैसे लिखा है, या फिर आप किन किन बातों पर ध्यान दे सकते थे। आप अपना उत्तर मैच कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पे आप मुझसे बेहतर लिखे हों, हो सकता है कि कहीं कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है। एक बात मैं फिर से दोहरा दूं और अक्सर कहूँगा कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, उसकी डिमांड हम कितनी पूरी कर पा रहे हैं। जो लोग परफेक्शन के पीछे पड़ते हैं आंसर राइटिंग में, वो कभी उत्तर लिखने की शुरुआत ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप सिर्फ लिखने की शुरुआत करिए, जो पूछा गया उसे समझिए और लिखने की शुरुआत करिए। धीरे धीरे आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे उत्तर लिखने लगेंगे। फिलहाल चलिए एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, तब आंसर पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों को डाउट है कि क्वेश्चन मिल कहाँ रहा है। जब मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूं तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं अगले दिन के लिए। तो वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जिन दोस्तों को आंसर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके लिए मैं बाद में इस वीडियो के लास्ट में कुछ बातें बताऊँगा। तो ध्यान से समझिए और सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि पूछा क्या गया है। गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्न में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला भाग है, मोटे अनाजों जिनको मिलेट कहते हैं, उनके उत्पादन और उपभोग पर बल देना है। उस बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, हालांकि मैं समझाता हूं, जब क्वेश्चन देता हूं तो समझाता हूं कि आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। सीधा सीधा ये पूछा गया, कुछ सालों से हम कुछ ही फसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से जो सस्यन पैटर्न का मतलब है, खेती का जो पैटर्न है वो बदल गया है। क्या बदलाव आए हैं वो बता दीजिए पहले। ठीक है, सस्यन पैटर्न का मतलब, कृषि पैटर्न का मतलब सिंपल सा ही होता है कि जो फसलें बोई जाती हैं, कब कौन सी फसल बोई जाती है, कितने तरह की फसल बोई जाती है, उनका एक पैटर्न बना होता है अलग अलग जगहों पे। तो उस पैटर्न में कभी कभी बदलाव भी आता है, वही है सस्यन पैटर्न। किस तरह से, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में आप रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक सीज़न में धान बोया जाएगा, एक सीज़न में जो है गेहूँ बोया जाएगा, उसके साथ कुछ और फसलें बोई जाती हैं। जैसे गेहूँ का सीज़न है, आप देखेंगे कि आलू बोया गया है, सरसों बोया गया, एक नॉर्मल पैटर्न है, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका भाग है कि मोटे अनाज जो मिलेट होते हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये इनके उत्पादन और उपभोग पर बल देना है। इसको विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो लिखा है एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया कि 1960 के दशक में भारत अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। लेकिन आज भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि विभिन्न फसलों का एक बड़ा निर्यातक भी। अभी हाल फिलहाल में करंट में मेरे ख्याल से पिछले साल था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खीरा निर्यात करते हैं हम। बाकी यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, भारत है ना। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, फलों में आप देखेंगे आम वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हम निर्यात करते हैं। तो ये बात हमने इंट्रोडक्शन में बता दी। इसके अलावा दूसरे तरीके से अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो फ़िलहाल आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में कुछ ही फसलों का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, धान गेहूँ, इन पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आंकड़े से आप शुरुआत करेंगे तो वो अच्छा वो भी होगा। ठीक है, जैसे चाहें। एक ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये लाइन जो है ना, ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक समझदार एग्जामिनर, समझदार एस्पिरेंट भी इस चीज़ को, इस गहराई को समझेगा। यहाँ बात हमने कर दी, लेकिन निर्यातक तो हो गया, लेकिन हरित क्रांति, सरकार की सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीतियाँ, ठीक है, और बाजार आधारित खेती ने, ठीक है, भारत में फसलों के पैटर्न को बहुत अधिक बदल दिया है। समझ रहे हैं। यानी कि आपने एक कारण बता दिया। ऊपर तो सिर्फ इतना पूछा है कि क्या बताइए कि क्या बदलाव किया गया, लेकिन आप उसको बताने के पहले समझ रहे हैं कि नहीं क्या बदलाव किया गया। यही वो चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा, मतलब आप बता पाएंगे एग्जामिनर को कि हाँ, हम मामला समझते हैं क्या बात है। हरित क्रांति जब शुरुआत हुई, उसके बाद से हमने विशेष रूप से धान और गेहूँ पर जोर दिया। सरकार जिस पे सब्सिडी देती है
उस पे किसानों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो वहीं वो बोते हैं। जो एमएसपी है, ठीक है, अब एमएसपी जिस फसल पे ज़्यादा बढ़ेगी किसान उसी फसल को ज़्यादा उत्पादित करेंगे कि चलो कम से कम बाज़ार में नहीं बिकेगा तो सरकार तो ले लेगी, हमें नुकसान तो नहीं होगा, तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, किसान, ठीक है। और बाज़ार आधारित खेती का मतलब यह है कि आप देखिए पहले आप अपने बचपन को याद करिए, बहुत सारे आपके गांव में बाग बगीचे थे, वहाँ पे आम और बाकी चीज़ों के पेड़ थे। अब वो कट रहे हैं, अगर बगीचा लग भी रहा है तो ज़्यादातर सागवान या ये और भी ऐसे कुछ नए नए पेड़ आ रहे हैं जिनका उत्पादन किया जा रहा है, उनको उगाया जा रहा है कि इससे हमें लकड़ी मिलेगी, बेच देंगे। फसलों में आप देखेंगे तो फसलों में भी ज़्यादातर जो आप देखेंगे कि कुछ खास पैटर्न बन गया कि कहीं एक जगह पे बस गन्ना आसपास उगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ मिल है, आसपास के क्षेत्र में किसी आसपास कोई फैक्ट्री खुली है, उसकी एक डिमांड है कि हमें गेहूँ चाहिए, हमें आलू चाहिए, चिप्स बनाना है तो उसका। तो इस तरह से बाज़ार आधारित खेती की वजह से फसलों का पैटर्न बदल रहा है। ये आपने कारण बता दिए, इनकी वजह से बदल रहा है। अब एग्जाम्पल में भी आप दे रहे हैं तब आप अच्छे से उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे जो पूछा गया है। पहली बात क्या है, जैसे आप देखेंगे धान गेहूँ जैसी फसलों पर अधिक जोर दिया जा रहा है और इसकी वजह से फसल की विविधता में कमी आ रही है। ढेर सारी फसलें बोई जाती थी, अब एक ही फसल बोई जा रही, इधर आगे कहीं लिखा भी होगा, ठीक है। ऐसे ही बागवानी खेती जो होती है उसमें भी आप देखेंगे कि इसी तरह की चीज़ें हैं, तो विविधता में कमी आ रही है, एक पैटर्न में ये बदलाव है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, नोट भी दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फसल पद्धति, एकल फसल, जहाँ एकल होना चाहिए या एक भी ठीक है, एक फसल पद्धति को बढ़ावा दे रही है। एकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक फसल से थोड़ा कभी कभी समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ एकल फसल पद्धति का मतलब है कि किसी खास सीजन में सिर्फ एक ही फसल हम उगा रहे हैं, उसके साथ कुछ और फसलें उगाई जा सकती थीं या पहले उगाई जाती थी, उनको नहीं उगा रहे हैं, तो एक ही फसल, इसी को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और इसका कृषि पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, आप किसान हैं, तो उस कंपनी ने कहा कि भैया देखो हमसे आप पैसा ले लो, इतना एडवांस में कुछ पैसा ले लीजिए, बाकी हम बाद में भी दे देंगे, और आप टमाटर उगाइए, आपके पास जो खेत है उसमें आप टमाटर उगाइए और हम इस दाम पर आपका जो है टमाटर 20 रुपये किलो के हिसाब से हम ले लेंगे जब हो जाएगा तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप वही फसल उगाएंगे उसी को बेचेंगे। अब आपको फ़ायदा दिख रहा है, जब फ़ायदा दिख रहा है तो फिर बार बार आप वही करेंगे, तो एक खास जगह पे खास एक ही फसल उगाने की पद्धति शुरू हो जा रही है। इसका जो है काफ़ी नुकसान होता है। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, ये लाइन भी दी गई थी, तो ये पूरी लाइन नहीं एकल फसल पद्धति वाला क्या नुकसान है, ये सब बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इससे कृषि पारिस्थितिकी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जब एक ही फसल आप उगाएंगे तो कई तरह के जो कीड़े मकोड़े आधारित हैं उस पर, आसपास के जो पर्यावरण है हर चीज़ प्रभावित होगी, क्योंकि एक ही पद्धति है, उसी तरह का खास पैटर्न बन जाएगा। खाद और कीटनाशक उसी तरह का आप डालेंगे तो नुकसान तो होगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो ये एक लाइन में आपने समझा दिया। तीसरी बात, चुनी हुई फसलों के अधिक उत्पादन के लिए क्या होता है, जैसे आपने चुन लिया कि मुझे गेहूं ही उगाना है, गन्ना ही उगाना है, धान ही उगाना है, आलू की खेती करनी है, अब बार बार आप वही खेती किए जा रहे हैं। उसके अधिक उत्पादन के लिए क्या हो रहा है कि अवैज्ञानिक तरीके से उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग। हमारे यहाँ किसान जो है कुछ ऐसी मानसिकता वाले भी हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं, तो उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा उर्वरक हम डालेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा कीटनाशक डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसमें वृद्धि हो रही है। ये पैटर्न एक बदल गया है और इसका तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे हम इस पे हिंट भी देंगे अभी आगे चल के। तो ये बात हमने बता दी। हालांकि एक मज़ेदार बात अभी देखिए, यहाँ से चेंज किया गया है, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था आपसे कि आप नकारात्मक बदलाव दिखाइए, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि क्या बदलाव आया है ये दिखाइए। तो इसमें सिर्फ नकारात्मक नकारात्मक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि बदलाव जो हुए हैं ना उनकी वजह से कुछ ठीक भी हो रहा है, ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन कुछ ठीक है। जैसे हालांकि इसने नई तकनीक व आविष्कार को प्रोत्साहित किया है। अब एक खास पैटर्न बन रहा है, जैसे मान लीजिए हमें धान की खेती करनी है, हमें उससे फ़ायदा दिख रहा है, तो आदमी सोचता है कि और क्या करें कि धान की खेती और बेहतर हो। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए आविष्कार होंगे, खेती को कैसे और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, कैसे सिंचाई की नई पद्धति लाई जा सकती है, कैसे कैसे नए नए उसके क्या कहते हैं उसको, नई प्रजातियां विकसित की जा सकती हैं, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और इसका परिणाम आप देखें, गोल्डन राइस की बड़ी तारीफ़ होती है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है इस पर प्री में,
और पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो गोल्डन राइस जैसी चीज़ें आ रही हैं। ऐसी ऐसी किस्में हम पैदा कर रहे हैं फसलों की जो कम जल में हो जाएं, कम समय में हो जाएं। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इस बदलाव में, इस पैटर्न में, ठीक है। लेकिन नुकसान तो है, ठीक है, इत्यादि ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन इस बदलाव ने खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा पर्यावरण के समक्ष अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौती ये है, जैसे आप एक एंगल से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा धान गेहूँ उत्पादित कर रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा को दिक्कत क्या है। खाद्य सुरक्षा में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, उसमें पोषण भी शामिल है, उपलब्धता भी शामिल है। अब ऐसी खेती हो रही है जो महंगी फसलें उगाई जा रही हैं, तो गरीब तक तो नहीं पहुँच पाएगा ना, तो वो पहुंच नहीं पा रहे, तो खाद्य सुरक्षा कैसी, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टर्म है खाद्य सुरक्षा। तो इसके समक्ष चुनौती है। पोषण में भी अब खाने पीने में विविधता नहीं होगी तो पोषक तत्व भी कम होते जाएंगे ना, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो इसमें भी दिक्कत आ रही है। और पर्यावरण के समक्ष भी अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं इसने, ठीक है, इस बदलाव ने। इसीलिए कहा जा रहा है, अब बदलाव की बात होगी, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मोटे अनाज का उत्पादन किया जाना चाहिए, उसका उपभोग बढ़ाया जाना चाहिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में ढेर सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाया आपने कि मोटे अनाजों से क्या लाभ होगा, तो जो समाज है या देश है उसको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि देखिए पोषण स्तर उच्च हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा बेहतर हो जाएगी, जो गरीब जनसंख्या है उसमें कुपोषण कम होगा, क्योंकि क्या है कि मोटे अनाज आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, सस्ते दाम में उपलब्ध कराए जा सकते हैं और उसमें अच्छे उच्च पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक फैशन बना हुआ है, आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप जाकर देखिए, बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं यही मोटे अनाज एक फैशन के रूप में अब बिकते हैं, काफ़ी महंगे बिक रहे हैं यहाँ पे। और पहले गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में ये चीज़ें सस्ती होती थी, वैसे ही उगाई जाती थी। अब चूँकि डिमांड सप्लाई का देखिए रूल है, अगर उसकी सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, शहरों में लोग समझ रहे हैं, पढ़ लिख के थोड़े जागरूक हो रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ मोटे अनाज खाएंगे तो उसमें ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा, तो उसकी डिमांड है, तो महंगी चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन जहाँ पे ये उत्पादित होता है वहाँ पे सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे से मिलता है, तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा तो कुपोषण भी कम होगा, गरीब लोगों तक पहुँचाया जाएगा, तो ठीक है, अच्छा खासा पोषण मिलेगा। और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र है, वहाँ से देखिए लोग भाग रहे हैं शहरों की ओर रोजगार पाने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन फसलों को हम अभी ट्रेंड में लेके आ रहे हैं वो फसलें तो वहाँ उगाई नहीं जा रही, उगाई नहीं जा सकती, वहाँ पे सूखा आ सकता है, पानी कम है, तो क्या करें, तो लोग भाग रहे हैं वहाँ से। लेकिन अगर वहाँ ये चीज़ें होंगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ओवरऑल आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा उन क्षेत्रों में, तो यहाँ से कई सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। देखा कितना फ़ायदा है इसका। इसके अलावा आप दिखाइए कि पर्यावरण को कितना लाभ हो सकता है। जब फसलों में विविधता आती है तो जैव विविधता भी बेहतर होती है। अभी देखिए चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, तितलियों की, कीड़े मकोड़े बहुत सारे ऐसे हैं जो फसलों के लिए, और ख़ास तौर से अभी देखिए जो केंचुए होते थे, अगर आपने खेतों में काम किया होगा तो पहले आज से 5-6 साल 10 साल पहले कल्पना करिए कि जब धान की रोपाई होने वाली होती थी, उसमें पानी लगाते थे, तो उस समय कितने सारे केंचुए खेत में दिखाई देते थे। अभी आप जाकर देखेंगे तो शायद ही उतने दिखें। सिर्फ केंचुए की बात नहीं, और भी चीज़ें हैं। तो जैव विविधता कम हो रही है उसकी वजह से, एकल फसल है या फिर जो भी तरीके हम अपना रहे हैं कुछ खास फसलों के लिए, जब ये सारी चीज़ें अपनाएंगे, नेचुरल तरीका अपनाएंगे, तो हर प्रकार से वो सारे जीव जंतु जो खेती के लिए अच्छे हैं उनमें एक विविधता आएगी और एक अच्छा पर्यावरण का माहौल बनेगा, ठीक है। मृदा की उर्वरता में सुधार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार गेहूँ बो दिया, दाल बो दिया, फिर कुछ और फसल बो दी, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो मेंटेन रहते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति भी होती रहती है, जैसे दाल वगैरह आपने बो दिया तो मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें सुधार आएगा। लगातार एक ही फसल बोते जाएं तो फिर मिट्टी जो है ऊसर होने लगती है, वहाँ फिर समस्या हो जाती है। और एक और चीज़ है, प्रदूषण में भी कमी आएगी। कैसे? क्योंकि अब जो फसलें अभी हमने बात की कि उसमें बहुत ज़्यादा हम कीटनाशक डाल रहे हैं और उर्वरक डाल रहे हैं, तो वो पानी में, मिट्टी में मिल रहा है ना, उससे प्रदूषण हो रहा है। जो हम ऊपर से छिड़काव करते हैं उसकी वजह से हवा में प्रदूषण होता है। आप अक्सर देखते हैं कि कपास के खेतों में कीटनाशक छिड़कते हुए कोई किसान की आँख अंधी हो गई, कोई मर गया, फेफड़े की बीमारी हो गई, और हवा, आसपास की हवा प्रदूषित हुई तो गांव वाले प्रभावित हुए, समझ रहे हैं। तो कई तरह से जल की, मिट्टी की, वायु की जो समस्या है प्रदूषण की, वो कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो मिट्टी का क्षरण है, मिट्टी के जो क्षमता में कमी हो रही है और रेगिस्तानीकरण हो रहा है, वो कम हो जाएगा। रेगिस्तानीकरण का मतलब वही है कि अब वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है, ठीक है, तो उस समस्या को भी टैकल किया जा सकता है अगर हम मोटे अनाजों को उगाते हैं तो। देखा आपने, छोटी सी बात, मतलब डायग्राम बना के आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, इतना बड़ा कंसेप्ट समझा दिया, ठीक।
और इसके बाद अब हम एक बहुत आशावादी चीज़ कंक्लूजन में लिखेंगे। इसीलिए भारत सहित पूरे विश्व की सरकारों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्व को भी लेके आइए, क्योंकि उस लाइन में जो क्वेश्चन था मोटे तौर पे इशारा भारत का है, लेकिन कहीं भारत का जिक्र नहीं किया गया। तो आप दिखाएं कि आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। असली समस्या भारत की है, तो इसलिए हम भारत को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ये बात है ना कि भाई अगर हम मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे तो जो फ़ायदे हमने गिनाए हैं बाकी देशों को भी होगा। तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस दिशा में किए गए प्रयास पूरी दुनिया को सतत विकास के कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आपको पता है कि 17 हमने लक्ष्य रखे हैं, 2030 तक पूरा करना है। उसमें आप देखेंगे भूखमरी भी ख़त्म करनी है, गरीबी भी ख़त्म करनी है, जल का प्रदूषण भी कम करना है और लोगों को अच्छा जीवन स्तर भी देना है, मिट्टी की भी सुरक्षा करनी है, जलवायु परिवर्तन को भी रोकना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इन सब में मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक लाइन में आपने सब कुछ बता दिया। तो ये रहा एक आंसर, एक मेरे ख्याल से अच्छा आंसर, ठीक ठाक आंसर है। ऐसा आप लिख सकते थे और ऐसे ही लगातार आप कोशिश करेंगे। जो लोग लगातार लिख रहे हैं ना, वो देखेंगे 4-5 दिन और लिखिए, फिर आप अंतर महसूस करेंगे कि पहले आपकी सोच कैसी थी, अब आपकी सोच कैसी है। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके लिए क्या कहें। आपके दिमाग में कुछ भ्रम आ सकते हैं कि पहले दिन से ही आंसर राइटिंग कैसे करें। एक ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन परफेक्ट आंसर राइटिंग करिए, लिखने की शुरुआत करिए। आप आज बहाना बना लेंगे, कभी तो लिखेंगे, कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन लिखना होगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रही हूँ। अरे भाई, एक दिन पहले सिर्फ एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है कि पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नकल कर लीजिए, जैसे मर्जी वैसे लिखिए। तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन में एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते? और ऊपर से मैं समझा भी देता हूँ क्वेश्चन को कि आप कैसे कैसे लिखेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, कोई बहाना आ रहा है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये वजह वो वजह, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सफलता चाहिए ना। इन सारी वजहों को किनारे करिए, सिर्फ इतना करिए, अपने आप से वादा करिए कि मुझे बस लिखना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, कौन चेक करने जा रहा है। लिखने की पहले आदत तो डालें, कुछ भी लिखें। मृदाचरण के नाम पे कुछ और लिख दिया। लिखने की आदत डालिए, धीरे धीरे आप अपने आप पटरी पे आ जाएंगे, अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे। सोचिए कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया और उस समय आप लिखने बैठेंगे, क्या हालत होगी। पहले से प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं लिखा है तो उस समय तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। इसलिए अभी से कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ अच्छे से। चलिए मैं समझा ही देता हूँ, अब जिनको समझना है उतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझिए कि कल आपको किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। हाँ, तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये है, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? 2017 का प्रश्न है ये। ठीक है, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा। एक मिनट, ओहो, एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक हो गया। तो जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? आप चाहें तो इस पर पूरा बाकायदा एक निबंध लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक, जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो इसकी डिमांड अगर देखें, छोड़ देना यूपीएससी कि लिखिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पे 50 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेरे इसमें शब्द लिमिट मैंने लिखा, मेरे ख्याल से 250 शब्द का ये होगा। आप आराम से 3 पेज में इसको लिखिएगा। ठीक है, और बताइए कि भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा। ये एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये तो बस कहने के लिए दे दिया गया है, आप क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए। आप हालांकि यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं अपनी बात, लेकिन मेन बात ये 2 लाइनें हैं कि भारत किस प्रकार प्रभावित होगा, यानी कि ये जो दूसरी लाइन में बातें की गई हैं ये विशेष हो गई, कि विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना है। यहाँ जनरल बात करनी है कि क्या क्या एंगल हैं, क्या क्या पक्ष हैं जिन पर आपका ध्यान है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सब बता दीजिए कि भारत के इस हिस्से से, जैसे समाज पे, खेती पे, आर्थिक स्थिति पे, पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने ओवरऑल बता दिया ऐसे। लेकिन आगे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन द्वारा भारत के हिमालयी क्षेत्र जो हैं और समुद्र तटीय राज्य हैं, इन पर क्या प्रभाव होंगे? विस्तार से बताइए। हिमालय की बात करेंगे तो आप
सीधी सी बात है कि हिमालय का संबंध जलवायु से भी है, जो हमारे यहाँ बारिश होती है, और इससे भी हो जो वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। आपने हिंट समझ लिया होगा इसके आधार पे। समुद्र तटीय राज्य का सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो समुद्र का जो लेवल है, जो पानी का स्तर है वो ऊपर आएगा। उससे आप देखिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, बस इतना बताना है। आप एकदम बढ़िया से डायग्राम बना के बनाइए अच्छे से, और इसको 3 पेज में आप आराम से लिखिए, 250 शब्द मान के चलिए। फिलहाल तो आप शब्द को छोड़ ही दीजिए, आप क्वेश्चन की डिमांड समझिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। और मज़ेदार बात बताऊं, शायद तो नहीं कहना चाहिए, डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन, मतलब शायद इसलिए लगा रहा था, मैं ये कहने वाला था कि शायद ही कोई ऐसा साल है जहाँ क्वेश्चन यहाँ से ना पूछा जाए, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हर साल 1 या 2 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से उसका पक्ष जुड़ा ही जुड़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे फर्स्ट पेपर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, क्वेश्चन आ ही रहा है। यहाँ नहीं आएगा तो निबंध में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, आसानी से ये टॉपिक कहीं भी आपको मिल जाएगा, किताब में, नोट में, गूगल में, कहीं से भी पढ़ के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, जिन दोस्तों के पास PDF नोट नहीं है, सिंपल सी बात है, जाएंगे वहाँ कमेंट बॉक्स में ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगी वहाँ। प्री मेंस और बाकी जो भी नोट आपको मिलने वाली है सबकी जानकारी मिल जाएगी। तो बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। कल इसका उत्तर लिखिएगा, मैं भी लिख के दिखाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक ही नहीं, आगे भी ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।